नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं हिंदी बी के संचयन के पाठ हरिहर काका को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। इस वीडियो के अंतर्गत हम इस पाठ में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही परीक्षा में पूछे जाने वाले मूल्यपरक प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग आरंभ से अंत तक मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए हम आरंभ करते हैं पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से। बच्चों, पाठ का महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत लेखक और हरिहर काका के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध बताया गया है। और तथ्यों को और आगे जानने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि यह पाठ एक बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन और उसके जीवन में घटित घटनाओं पर आधारित पाठ है। इस पाठ में हरिहर काका नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो अपने छोटे भाइयों और उनकी पत्नियों के साथ गाँव में एक ही परिवार में रहते हैं। और हरिहर काका निसंतान हैं और साथ ही विधुर हैं। विधुर मतलब जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका हो। तो हरिहर काका ने 2 विवाह किए थे संतान के इच्छा से, क्योंकि पहली पत्नी भी निसंतान मर गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी और संतान पाने की इच्छा में उन्होंने दूसरा विवाह किया, परंतु दूसरी पत्नी से भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई और उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर हरिहर काका एक तरह से अकेले हो गए और उनकी कोई संतान भी नहीं थी, तो अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहने लगे। और बच्चों, हरिहर काका अपने 3 भाइयों के साथ, यानी ये टोटल 4 भाई हैं और चारों भाइयों के नाम 15 बीघे ज़मीन है। 15-15 बीघे चारों के नाम ज़मीन है। तो ये इनकी ज़मीन का काम भी इनके भाई मिलकर देखते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और हरिहर काका उनके साथ रहते हैं। और इनके जो भाई हैं, उनके घर वाले, उनकी पत्नियां इनकी सेवा करती हैं। लेकिन आगे क्या होता है वो सब पहले महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं और फिर हम कुछ घटनाओं के माध्यम से ये सब जान लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पाठ में बताया है वो लेखक और हरिहर काका के बीच का संबंध बताया है कि लेखक और हरिहर काका के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। हरिहर काका लेखक को अपने छोटे बच्चे की तरह देखते थे, उसे अपने कंधों पर झुलाते थे बचपन में। उसे जैसे एक पिता अपने बच्चे को पूरा प्यार देता है, वैसे ही हरिहर काका लेखक को प्यार देते थे। दूसरा है लेखक के गांव की विशेषताएं। अब लेखक जिस गांव में रहता था उस गांव की क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे गांव में एक ठाकुरबाड़ी नाम का एक ठाकुरबाड़ी यानी एक मंदिर है, वो किस लिए प्रसिद्ध है उसका भी वर्णन किया गया है। ये सब हम आगे घटनाओं के अंतर्गत भी जान लेंगे। तीसरा, गांव के ठाकुरबाड़ी का वर्णन इसमें किया गया है। फिर है गांव के लोगों का ठाकुरबाड़ी से संबंध, मतलब ठाकुरबाड़ी जो है वो एक मंदिर है, उसकी स्थापना कैसे हुई और गांव के लोगों का उनके साथ उस ठाकुरबाड़ी से कैसे संबंध जुड़ा या किस तरह का संबंध था, उस सब के बारे में इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। हरिहर काका के परिवार में उनकी स्थिति, और हरिहर काका मैंने बताया कि अपने भाइयों के परिवार में रहते थे, भाइयों के भाई और उनके पत्नियों के, उनके बच्चों के साथ मिलजुल कर रहते थे, तो वहाँ पर उनकी क्या स्थिति थी। घर में मेहमान के आने पर हरिहर काका के साथ घर वालों का दुर्व्यवहार, काका का क्रोधित होना, ये कुछ घटनाओं के अंतर्गत, जब हम घटनाओं का वर्णन करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि घर में कौन मेहमान आया और मेहमान के आने पर घर वालों ने काका के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया और काका कैसे उस पर क्रोधित हुए। महंत का हरिहर काका को अपने जाल में फांसने की कोशिश करना। ये महंत कौन है, यानी जो ठाकुरबाड़ी जो मंदिर बना था उसमें पूजा करने वाले पुजारी और महंत वो हैं। तो उन्होंने किस तरह से हरिहर काका को अपने जाल में फांसने की कोशिश की, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हरिहर काका का असमंजस में पड़ना, यानी ठाकुरबाड़ी के महंत द्वारा हरिहर काका को अपने जाल में फांसने की कोशिश करना। उस समय हरिहर काका का असमंजस यानी क्या निर्णय लें उस स्थिति में पड़ जाना कि वो असमंजस में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका की खातिरदारी, अब वहाँ पर उनकी खातिरदारी कैसे की गई, वह ठाकुरबाड़ी कैसे पहुँचे, इस सब का वर्णन हम महत्वपूर्ण घटनाओं के अंतर्गत जानेंगे। हरिहर काका के भाइयों की चिंता, और जब हरिहर काका ठाकुरबाड़ी चले गए तो हरिहर काका के भाइयों की क्या चिंता थी, वो क्यों चिंतित होने लगे। घर में हरिहर काका के साथ अच्छा व्यवहार, फिर ठाकुरबाड़ी से आने के बाद घर में हरिहर काका के साथ अच्छा व्यवहार होने लगा, तो ऐसा क्यों होने लगा।
और महंत के द्वारा हरिहर काका का अपहरण। उसके बाद हरिहर काका को महंत ने कैसे अपहरण करवाया, किस तरह से उनको वहाँ से अगवा करके अपने ठाकुरबाड़ी में उन्होंने छुपाया, इस सब को हम महत्वपूर्ण घटनाओं के अंतर्गत जानेंगे। अभी हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान रहे हैं कि पूरे पाठ को किन तथ्यों से बांधा गया है। नेक्स्ट है ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका के साथ दुर्व्यवहार। मतलब अपहरण करने के बाद फिर ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ। दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार। महंत और पुजारी आदि की कलई खुलना मुहावरा है कि उनकी पोल खुल जाना, कि महंत और पुजारी जो धर्म के ठेकेदार माने जाते हैं, जो ठाकुरबाड़ी में पूजा पाठ करते थे, उनकी कैसे पोल खुली, किस तरह के लोग थे वो। भाइयों के द्वारा हरिहर काका की सुरक्षा, फिर भाइयों ने किस तरह से हरिहर काका को सुरक्षा प्रदान की, अपहरण के पश्चात वहाँ से उनको बचा कर लाए। हरिहर काका का संपत्ति किसी को न देने की इच्छा प्रकट करना, और हरिहर काका के पास जो संपत्ति थी वो किसी को न देने की, ना तो अपने भाइयों को देने की और न ही ठाकुरबाड़ी के नाम करने की इच्छा प्रकट करना। भाइयों का संपत्ति हथियाने के लिए हरिहर काका पर दबाव, और भाइयों जो भाई उनकी अब तक देखभाल करते थे वो क्यों उनकी संपत्ति पर नज़र गड़ाए बैठे थे और क्यों किस प्रकार का वो हरिहर काका पर दबाव डाल रहे थे। उस संपत्ति को हथियाने के लिए भाइयों द्वारा हरिहर काका को मारना पीटना, हरिहर काका का घर से अलग रहना, बाहरी व्यक्तियों के द्वारा ज़मीन हथियाने के लिए काका को समझाना, और क्योंकि हरिहर काका अब घर से अलग रहने लगे तो बाहर के लोगों द्वारा भी उनको ये समझाना कि ज़मीन हथियाने के लिए किस तरह से उनसे ज़मीन हथियाई जा सकती है। हरिहर काका के मामले को लेकर गांव वालों के बीच बहस, यानी पूरे गांव का 2 भागों में बंट जाना। महंत और हरिहर काका के भाइयों के द्वारा ज़मीन हथियाने की तैयारी। हरिहर काका का बीमारी की हालत में मौन हो जाना। तो बच्चों, अभी हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य जाने, उन तथ्यों से हमें ये पता लगा कि हरिहर काका एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने भाइयों के परिवार के साथ रह रहे हैं, और भाई किस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, और जो उनके गांव की एक महत्वपूर्ण लोगों द्वारा जानी जाने वाली ठाकुरबाड़ी है उसका निर्माण, और वहाँ पर पुजारी और महंत का आना, और उस महंत और पुजारी का हरिहर काका को अपने जाल में फांसने की कोशिश करना, फिर उनका अपहरण करना, उनसे संपत्ति हथियाने की कोशिश करना। इधर भाइयों के वास्तविक रूप का दर्शन होना कि भाई भी उनसे संपत्ति हथियाने के लालच में उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, और जब संपत्ति देने से मना कर देने पर भाइयों द्वारा और महंत द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार करना, और ये सब देख कर के हरिहर काका का अपने परिवार से अलग हो जाना और साथ ही मौन हो जाना। ये सब जो है, इनको अब हम घटनाओं के माध्यम से जानेंगे कि ऐसी क्या घटनाएं हुई थी कि ये हरिहर काका मौन हो गए थे। तो बच्चों, ये पाठ की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन महत्वपूर्ण घटनाओं से पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा और इसी के आधार पर आपको मूल्यपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि संचयन के जो 3 पाठ हैं, इन तीनों पाठों में आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं बल्कि घटनाओं से संबंधित मूल्यपरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे इसकी घटना है, लेखक कहता है कि वह हरिहर काका के साथ बहुत गहरे से जुड़ा था। यानी लेखक का, मैंने जैसे पहले भी बताया कि हरिहर काका लेखक को अपने पुत्र के समान, अपनी संतान के समान मानते थे। बचपन में लेखक को अपने कंधे पर वो घुमाते थे, उसके साथ बातें करते थे, और लेखक का ये मानना था कि हरिहर काका पूरे गांव में एकमात्र लेखक को ही अपना मित्र भी मानते थे और उन्हीं के साथ अपने मन की बात करते थे। अभी जब हरिहर काका को उन्होंने मौन देखा तो लेखक भी चिंता में आ गए कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि हरिहर काका कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर था, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते थे। लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मांगते, मुकदमे में जीत, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए आदि मन्नत मांगते थे। अब बच्चों, ये एक ठाकुरबाड़ी का भी इस पूरे गांव में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ठाकुरबाड़ी एक मंदिर है जो पहले नहीं था। एक छोटा सा एक जगह थी जहां पर बाहर से कोई महंत आए घूमते हुए यहाँ पर, और उन्होंने इस जगह पर अपना डेरा डाल लिया, उन्होंने यहाँ अपना निवास स्थान बना लिया, और धीरे धीरे करके यहाँ पूजा पाठ आरंभ हुई और लोगों की आस्था, गाँव वालों की आस्था इस ठाकुरबाड़ी के प्रति जागने लगी। यानी लोगों के मन में पूजा पाठ के प्रति विश्वास जागने लगा,
ईश्वर के प्रति विश्वास जागने लगा और धीरे धीरे गांव की सहायता से, गांव वालों के चंदे से, दान दक्षिणा से ठाकुरबाड़ी का विस्तार होता चला गया और ठाकुरबाड़ी ने एक विशाल मंदिर का रूप ले लिया, और ऐसा विशाल मंदिर कि जिसके जैसा और आसपास के किसी भी गांव में मंदिर नहीं था। तो ये ठाकुरबाड़ी थी, और ठाकुरबाड़ी में फिर लोग मन्नत मांगते थे। कोई अपने लड़की के विवाह की मन्नत मांगते, तो कोई पुत्र की नौकरी की मन्नत मांगते, तो कोई संतान होने की मन्नत मांगते। मतलब इस तरह से तरह तरह की मन्नत मांगते और मन्नत पूरी हो जाने पर वहाँ पर चढ़ावा भी चढ़ाते थे। तो इस तरह से यहाँ पर ठाकुरबाड़ी की स्थापना हुई थी। अच्छा, मन्नत पूरी होने पर लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाया करते थे। जेवर मतलब सोने चांदी के गहने, और अनाज चढ़ाया करते थे। जैसे किसी की खेत में पहली फसल उगी है तो उस फसल का कुछ भाग पहले मंदिर में चढ़ाया जाता था, और फसल कटने पर पहली फसल मंदिर में चढ़ाई जाती थी। कोई भी त्यौहार होता था तो उस त्यौहार को सबसे पहले मंदिर में मनाया जाता था। तो इस तरह से लोग अपनी खुशी से, अपनी मन्नतें पूरी होने पर, अपनी जैसे कहते हैं कि हैसियत के अनुसार, जिसकी जो हैसियत होती थी उसके अनुसार वो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते थे। और जिसको बहुत अधिक खुशी होती थी तो वह अपने खेत का छोटा सा भाग भी ठाकुर जी के नाम कर देता था, और यह एक तरह से प्रथा ही बन गई थी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जाना कि लेखक और हरिहर काका के साथ कैसा संबंध था आपस में। दूसरा, ठाकुरबाड़ी की स्थापना कैसे हुई, और ठाकुरबाड़ी क्या थी, और ठाकुरबाड़ी में लोग मन्नत पूरी होने पर क्या क्या चढ़ाते थे या कौन कौन सी मन्नतें मांगते थे। नेक्स्ट है, लेखक हरिहर काका के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हरिहर काका और उनके 3 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अतिरिक्त सभी 3 भाइयों के बाल बच्चे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हरिहर काका अपने तीनों भाइयों और उनके बाल बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ वहाँ रहते हैं। कुछ समय तक तो हरिहर काका की सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा गया, परंतु फिर कुछ दिनों बाद हरिहर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। लेखक कहते हैं कि अगर कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति ठीक नहीं होती तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ ही गिर जाता। यानी कभी हरिहर काका अगर बीमार पड़ जाते, मतलब शुरू शुरू में तो हरिहर काका की काफ़ी सेवा की जाती रही, उनका सत्कार किया जाता था, और हरिहर काका के भाई खेतों में काम करने जाते थे तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे हरिहर काका का ध्यान रखते थे। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति बदलने लगी थी। जब कभी हरिहर काका बीमार पड़ते तो उन्हें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता था। अपने लिए दवा, अपने लिए खाना पीना उन्हें खुद ही उठकर लेना पड़ता था। बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उन्हें खुद ही उठना पड़ता था। एक दिन उनका भतीजा शहर से अपने एक दोस्त को घर ले आया। उन्हीं के आने की खुशी में 2-3 तरह की सब्जियां, बजके, चटनी, रायता और भी बहुत कुछ बना था। सब लोगों ने खाना खा लिया और हरिहर काका को कोई पूछने तक नहीं आया। तो ये सबसे पहली घटना है, महत्वपूर्ण घटना है, जिससे पूरे पाठ का जो है एक सीन, एक दृश्य ही बदल जाता है। पूरे पाठ की एक कहानी नया रूप ले लेती है। तो एक दिन क्या होता है कि हरिहर काका के छोटे भाई का जो एक बेटा है वो गांव से निकलकर शहर में नौकरी करता है। तो एक दिन वो अपने एक शहरी दोस्त के साथ गांव में आता है, अपने घर आता है। तो उसके आगमन की खुशी में घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं, भोजन बनता है। और हरिहर काका क्योंकि बहुत समय से बीमार चल रहे थे तो उनका भी मन वो चटकारेदार भोजन करने का होता है। लेकिन वहाँ पर उसे क्या होता है, जब हरिहर काका पूरे भोजन की उसमें इंतज़ार में बैठते हैं कि अब उनको भोजन प्राप्त होगा, अब उनको वो पकवान खाने को मिलेंगे। होता क्या है कि सब लोग खाना खा लेते हैं और हरिहर काका को कोई नहीं पूछता और उनके आगे जैसे रूखा सूखा खाना रख दिया जाता है। तो उस रूखे सूखे खाने को देखकर हरिहर काका को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बरामदे की ओर चल पड़ते हैं। ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि उनके भाई की पत्नियां क्या ये सोचती हैं कि वे उन्हें मुफ्त में खाना खिला रही हैं। उनके खेत में उगने वाला अनाज भी इसी घर में आता है। तो वो पहला दिन था जिस दिन हरिहर काका को इतना क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में वो भोजन की थाली उठा के पटक दी और घर से वो खेतों की ओर चल पड़े। तो ये पहली घटना थी जिससे पूरी कहानी का कथ्य बदल जाता है, कहानी का दृश्य बदल जाता है। हरिहर काका के गुस्से का मान जी ने लाभ उठाने की सोची। अब क्या हुआ कि हरिहर काका जब गुस्से में सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से निकले, वो खेतों की ओर जा रहे थे। लेकिन इतने में जो ठाकुरबाड़ी के महंत थे, यानी जो ठाकुरबाड़ी को चलाने वाले पुजारी से भी ऊपर जो होते हैं वो महंत थे, उन्होंने जब देखा कि हरिहर काका क्रोध में चले जा रहे हैं तो उन्होंने इसका लाभ उठाने की सोची
और महंत जी हरिहर काका को अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले आए और हरिहर काका को समझाने लगे कि उनके भाई का परिवार केवल उनकी ज़मीन के कारण उनसे जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर हरिहर काका ये कह दें कि वे अपने खेत किसी और के नाम लिख रहे हैं तो वे लोग तो उनसे बात करना भी बंद कर देंगे, खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बच्चों, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए कि जब कभी हम क्रोध में होते हैं तो ऐसे में जो हमारे शत्रु पक्ष होता है वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक क्रोध में और एक बहुत अधिक खुशी में हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में भी हम अपना होश खो देते हैं और जब हम बहुत अधिक खुश होते हैं तो उसमें भी हम अपना होश खो देते हैं, विवेक खो देते हैं। तो ऐसे में हम गलत निर्णय ले सकते हैं। तो ठाकुरबाड़ी का जो महंत था उसने भी हरिहर काका के उस क्रोध का फ़ायदा उठाने की सोची और वो महंत जो है हरिहर काका को खेतों की ओर जाने से रोककर अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले आए और ठाकुरबाड़ी में फिर वहाँ आकर के उनका जैसे ब्रेन वॉश करने लगे, उन्हें समझाने लगे कि ये जो ज़मीन जायदाद है ये सब तुम्हारे इस परिवार जो है, परिवार के लोग, भाई तुम्हारे कोई सगे नहीं है, ये सब तुम्हारी ज़मीन जायदाद के पीछे पड़े हैं। जब तक तुम उनको ये ज़मीन जायदाद देते रहोगे या अपनी संपत्ति उनके नाम कर दोगे तो वो खुश रहेंगे, तुम्हारी सेवा सत्कार करेंगे। जैसे ही तुम उन्हें ये सब देने से मना कर दोगे तो वो उनकी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी और सारे खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो ये इस तरह से महंत जो है उनके क्रोध का फ़ायदा उठा रहा था और हरिहर काका को ब्रेन वॉश, उनके दिमाग को बदलने की कोशिश कर रहा था, उनकी सोच जो है परिवार से दूर करने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे में जब देखा कि हरिहर काका खाने की वजह से लड़कर आए हैं तो महंत ने भी पूरा उस मौके का फ़ायदा उठाया और अपने लोगों के साथ मिलकर हरिहर काका की खूब सेवा सत्कार किया, उनको अच्छा अच्छा खाने को दिया। और महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं वे उनको ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दें। ऐसा करने से उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और सुबह होते ही हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। अब घर में जब पता लगा, जब भाई खेतों से घर पहुंचे तो वहां पर आस पड़ोस से और लोगों से जब पता लगा कि आज ऐसा ऐसा हरिहर काका के साथ हुआ है तो वो चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नियों को खूब डांटा, खूब फटकार लगाई और हरिहर काका को ढूंढने के लिए तीनों भाई सुबह होते ही ठाकुरबाड़ी पहुंच गए, क्योंकि तब तक उन्हें पता ही नहीं था कि हरिहर काका आखिर गए कहाँ हैं। लेकिन जब किसी ने कहा कि उन्हें हरिहर काका को महंत के साथ जाते देखा तो सुबह होते ही हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। तीनों हरिहर काका के पाँव में गिरकर रोने लगे और अपनी पत्नियों की गलती की माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि वे अपनी पत्नियों को उनके साथ किए गए इस तरह के व्यवहार की सज़ा देंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने जाना कि हरिहर काका अपने परिवार के, अपने भाइयों के परिवार के साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि हरिहर काका का भतीजा शहर से आता है अपने एक दोस्त के साथ और उसके खाने पीने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। हरिहर काका क्योंकि बहुत समय से बीमार चल रहे थे तो उन्हें उस भोजन को खाने की इच्छा होती है, लेकिन उन्हें वो भोजन नहीं मिलता, उन्हें रूखा सूखा दिया जाता है। तो हरिहर काका को क्रोध आ जाता है और वो भोजन की थाली पटक के खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में महंत मिलते हैं और महंत उस मौके का फ़ायदा उठाकर हरिहर काका को बहला फुसलाकर ठाकुरबाड़ी ले जाते हैं। वहाँ पर वो परिवार के खिलाफ हरिहर काका को समझाते हैं और अपनी ज़मीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम करने के लिए उन्हें कहते हैं और उनका खूब स्वागत सत्कार करते हैं, उनके लिए अच्छा बिस्तर लगवाते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। और ऐसे में जब भाई खेतों से घर आते हैं, उन्हें सारी सच्चाई पता लगती है तो अपनी पत्नियों को बहुत डांटते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भाई का किस तरह से आदर सत्कार करना चाहिए। और सुबह होते ही फिर वो ठाकुरबाड़ी पहुंचकर अपने भाई को लेने आते हैं और अपनी गलती के लिए, अपनी पत्नी की गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनके साथ किए गए इस तरह के व्यवहार की वो अपनी पत्नियों को सज़ा भी देने की बात करते हैं। फिर हरिहर काका के मन में दया का भाव जाग गया और वे फिर से घर वापस लौट कर आ गए। जब अपने भाइयों के समझाने के बाद हरिहर काका घर वापस आए तो घर में और घर वालों के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश हो गए। अब क्योंकि हरिहर काका के साथ इस तरह व्यवहार हुआ था और भाइयों ने अपनी पत्नियों को डांटा भी था, समझाया भी था कि हरिहर काका के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो जब वो घर आए तो घर में हरिहर काका को पूरा माहौल बदला हुआ मिला। उनके हर इच्छा कहने से पहले ही पूरी होने लगी और उनके सोने की व्यवस्था भी अच्छे से कर दी गई। यहाँ तक कि उनके खाने पीने की व्यवस्था उनसे पूछ कर की जाने लगी, जो उनकी इच्छा थी वो खाना उनको दिया जाने लगा। तो इस तरह के बदलाव को देखकर हरिहर काका बहुत खुश हो गए
गए। घर के सभी छोटे बड़े सभी लोग हरिहर काका का आदर सत्कार करने लगे और कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। अब यहाँ पर जब एक इंसिडेंट ऐसा हो गया कि ठाकुर बाड़ी चले गए हरिहर काका, तो अब भाइयों के मन में भी एक डर बैठ गया। भाइयों को लगा कि कहीं दोबारा से हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी के महंत अपने बहकावे में ना ले लें या उनको फुसला ना लें। तो अब भाइयों की असलियत भी सामने आने लगी। ये पता चलने लगा कि भाई भी हरिहर काका को किस वजह से इतना आदर सत्कार दे रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग थे वो उनका कहना ये था कि जो महंत लोग थे या महंत या ठाकुर बाड़ी के लोग थे, उनका ये मानना था कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। इसके विपरीत कुछ लोग ये मानते थे कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा। तो मतलब इसमें गांव के लोगों के दो हिस्से हो गए, दो भाग में बंट गए। वो एक हरिहर काका के भाइयों के पक्ष में थे और एक महंत के पक्ष में। तो ये इस तरह से पहली घटना घटी। अब हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपने हिस्से की ज़मीन को उनके नाम लिखवा दें, क्योंकि हरिहर काका के भाइयों को इस एक घटना से एहसास हो गया था कि दोबारा फिर कभी ठाकुर बाड़ी के महंत और वहाँ के लोग जो हैं हरिहर काका को बहला फुसला सकते हैं, उनके ज़मीन अपने नाम करवा सकते हैं। तो अब भाइयों ने खुलेआम हरिहर काका से उनकी ज़मीन अपने नाम या अपने भतीजों के नाम करने की मांग रख दी। इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा और अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, फिर चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत। और क्योंकि हरिहर काका को अभी एक बात का एहसास हो चुका था कि ये लोग मेरी ज़मीन के पीछे पड़े, तो उन्होंने ये, और साथ ही उनके गांव में एक ऐसी विधवा स्त्री थी जिसको उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से उसकी स्थिति को देखा था, उसकी दुर्गति को देखा था कि जब उस स्त्री के पति का देहांत हो गया तो कैसे उसके देवर और उसके घर के लोगों ने उसे ज़मीन हथिया ली थी और फिर जीते जी उसे मर मर के जीना पड़ रहा था, हर चीज़ के लिए उन पर निर्भर होकर रहना पड़ रहा था। तो हरिहर काका अपनी वो स्थिति नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह निश्चय लिया कि वो जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद किसी के नाम नहीं करेंगे, चाहे वो ठाकुर बाड़ी का महंत हो या फिर अपने भाई ही क्यों ना हो। फिर उन्हें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा दिया था। बेटा, जैसे मैंने बताया कि उनके गांव में एक विधवा स्त्री थी जिसने अपने पति की मृत्यु के तुरंत बाद अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपने देवरों और अपने बच्चों के नाम कर दी, जिससे जीते जी उन्हें कुत्ते के समान, जैसे मतलब दुत्कारा गया और हर छोटी चीज़ के लिए उन्हें उन पर निर्भर रहना पड़ा। तो जीते जी जैसे मर कर उन्होंने अपना जीवन बिताया था। तो हरिहर काका ऐसा जीवन नहीं चाहते थे और उनका जीवन बाद में किसी कुत्ते की तरह हो गया था, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। तो हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वे जीते जी किसी और के नाम अपनी ज़मीन नहीं लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर भाई लोग भी उन पर दबाव डालने लगे थे कि वो उनकी ज़मीन जो है, अपनी ज़मीन हमारे नाम कर दे, अपने भतीजों के नाम कर दे, घर की चीज़ें घर में ही रहेगी। लेकिन हरिहर काका के सामने एक कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनका वो साक्षात दर्शन कर चुके थे। तब उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद किसी के नाम नहीं करेंगे, वे जीते जी किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जीवन की घटनाओं ने उन्हें सीख दे दी थी कि जीते जी कभी भी अपनी ज़मीन जायदाद किसी के नाम ना करें। महंत को लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने के लिए जो जाल फेंका था, हरिहर काका उससे बाहर निकल गए हैं। तो महंत ने भी नई चाल चली और हरिहर काका का अपहरण कर। अब महंत ने जब देखा कि ठाकुर बाड़ी में ला करके उन्होंने उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि भाइयों ने उनको वहाँ से निकाल लिया। तो अब महंत को भी अंदर से ये लगने लगा था कि कहीं भाई भी, हरिहर काका के भाई सारी ज़मीन जायदाद ना हथिया लें। तो यहाँ पर महंत और उसके लोगों का वास्तविक रूप दिखाई देता है। जैसे कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं, धर्म के नाम पर लोगों की ज़मीन जायदाद हथिया लेते हैं। तो यहाँ पर महंत और उसके साथी पुजारी वगैरह वो सब उन्हीं लोगों के प्रतीक हैं जो समाज में धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं। तो यहाँ पर महंत की सच्चाई भी सामने आती है कि वह ठाकुर बाड़ी या धर्म के नाम पर लोगों को कैसे लूट रहे थे और गाँव वालों के भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे थे। तो अब महंत को लगा कि हरिहर काका उनके हाथ से निकल रहे हैं, तो उन्होंने एक नई चाल चली और हरिहर काका का अपहरण करवा लिया। अपहरण यानी उन्हें वहाँ से उठवा लिया, उन्हें अगवा कर लिया।
आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके कुछ साथी भाला गंडासा बंदूकों के साथ अचानक हरिहर काका के आंगन में आ गए। ये भाला गंडासा बंदूक ये सारे हथियार थे। तो उनके जितने भी साधु संत थे पुजारी थे वो सब आधी रात के समय इधर गांव में आए, इसके हरिहर काका के घर पर आए और हरिहर काका को अपहरण कर लिया। इससे पहले कि हरिहर काका के भाई कुछ सोचे और किसी को अपनी सहायता के लिए आवाज़ लगाकर बुलाएं, तब तक बहुत देर हो गई थी। हमला करने वाले हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर कहीं गायब हो गए थे। वे हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी ले गए और ज़बरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लेने लगे। अब भाइयों को नहीं पता था कि किसने अपहरण किया है, क्योंकि रात के अंधेरे में आए थे, सब अपने मुंह को ढक कर आए थे, तो ऐसे पता नहीं चला कौन अपहरण करके ले गया। तो वहाँ पर वो लोग जो ठाकुरबाड़ी के लोग थे वो उन्हें ठाकुरबाड़ी ले गए और वहाँ पर ज़बरदस्ती प्लेन कागज़ पे, खाली कागज़ पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान लेने लगे। हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप को लेकर देवस्थान पर पहुंच गए थे। देवस्थान यानी ठाकुरबाड़ी। लेकिन तीनों भाइयों को पहले से शक हो गया था, क्योंकि पहली बार भी हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में मिले थे। तो इस बार उन्होंने देर नहीं की और अपने साथ पुलिस को लेकर और कुछ गांव वालों को लेकर वो सीधे ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका को कमरे में हाथ और पांव बांध कर रखा था और साथ ही साथ उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था ताकि वे आवाज़ ना कर सके। और इधर बच्चों, महंत जिन्हें हम धर्म के ठेकेदार मानते हैं, जो वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जिन्होंने ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी, उनका एक अलग ही एक तरह से भयंकर रूप लोगों के सामने आया कि वो ठाकुरबाड़ी के महंत न होकर बल्कि एक लुटेरे थे और उन्होंने किस तरह से हरिहर काका को अगवा कर, उनका अपहरण कर, उनके हाथ पांव बांधकर वहां रखा था और साथ ही उनके मुंह में कपड़ा भी ठूंस रखा था। तो इस तरह से इस दर्दनाक स्थिति में हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी से निकाला गया। हरिहर काका दरवाजे तक लुढ़कते हुए आ गए थे और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगा रहे थे ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस उन्हें बचा सके। और यहाँ पर हरिहर काका को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और पुलिस की आवाज़ सुनकर, गांव वालों की आवाज़ सुनकर हरिहर काका, क्योंकि उनके मुंह में कपड़ा डाला हुआ था, वो चिल्ला नहीं सकते थे, तो वो किसी तरह लुढ़कते पुढ़कते उस दरवाजे को धक्का लगा रहे थे ताकि बाहर के लोग उनको सुन सके, देख सकें। हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से हरिहर को छुड़वाया और उन्हें घर वापस ले आए। यह सब बीत जाने के बाद हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लग गए थे। अब हरिहर काका की सुरक्षा में 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। बच्चों, ये कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी किसी के साथ अगर कोई घटना घटित हो जाए तो फिर आगे के लिए वो संभल जाता है। तो यहाँ पर अब हरिहर काका के भाई लोग भी अब संभल गए थे, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि अब ठाकुर जो है, ये महंत, ठाकुरबाड़ी का महंत और पुजारी जो हैं वो हरिहर काका की संपत्ति के पीछे पड़ गए हैं, वो आगे भी कुछ और कर सकते हैं। आज उन्होंने हरिहर काका का अपहरण किया है, कल वो ज़बरदस्ती उनकी संपत्ति भी छीन सकते हैं। तो इस तरह से अब वो चौकन्ने हो गए थे और उन्होंने हरिहर काका के लिए सुरक्षा बढ़ा दी थी। अपने गांव के जितने भी लठैत थे, जितने भी जिसे कहते पहलवान थे, उन सबको इनकी सुरक्षा के लिए बुला लिया था और अब 24 घंटे हरिहर काका की सुरक्षा में एक तरह से पहरा दिया जा रहा था। अगर हरिहर काका सोते थे तो 2 लोग जागकर उनकी सुरक्षा करते थे। हरिहर काका कहीं भी जाते तो वो पहलवान उनके साथ उनकी सुरक्षा के तौर पर साथ साथ रहते थे। हरिहर काका को अब सब कुछ समझ में आने लगा था कि उनके भाइयों का अचानक से उनके प्रति जो व्यवहार परिवर्तन हो गया था, उनके लिए जो आदर सम्मान और सुरक्षा वो प्रदान कर रहे थे, वह उनका कोई सगे भाइयों का प्यार नहीं था, बल्कि वे सब कुछ उनकी धन दौलत के कारण कर रहे हैं, नहीं तो वे हरिहर काका को पूछते तक नहीं। अब इन सब घटनाओं से हरिहर काका को सच्चाई का एहसास होने लगा था कि ना तो उनके भाई उनके सगे हैं और ना ही ठाकुरबाड़ी के महंत आदि उनके सगे हैं। ये दोनों ही उनकी संपत्ति को हथियाना चाहते हैं। इसलिए हरिहर काका पढ़े लिखे न होते हुए भी अब जीवन की सच्चाई से वाकिफ हो गए थे और उन्होंने ये फैसला लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो अपनी धन दौलत किसी के नाम नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे हरिहर काका के भाई भी उन पर दबाव डालने लगे कि वे अपनी ज़मीन उनके नाम कर दें, क्योंकि अब हरिहर काका के भाई पहले ही डर चुके थे कि 2 बार ऐसा हो चुका है कि ठाकुरबाड़ी के महंत हरिहर काका को अपने साथ ले जा चुके हैं। तो कहीं अब अगर मौका मिला तो हरिहर काका की सारी ज़मीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम ना हो जाए। तो अब भाइयों ने उन पर दबाव डालने लगे, यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट करने लगे और ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन के कागज़ों पर साइन लेने लगे, हस्ताक्षर लेने की बात करने लगे। यहाँ तक कि उन्हें कह दिया गया कि अगर वो सीधे सीधे
हाँ, ज़मीन जायदाद नहीं देंगे उनके नाम तो उन्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे, यानी ज़मीन में ही जिंदा गाड़ देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो भाइयों के इस रूप को देखकर हरिहर काका भौंचक रह गए थे। तो हरिहर काका के भाई उन पर दबाव डालने लगे कि वे अपनी ज़मीन उनके नाम कर दे। एक रात हरिहर काका के भाइयों ने भी उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसा महंत और उनके सहयोगियों ने किया था। उन्हें धमकाते हुए कह रहे थे कि खुशी खुशी कागज़ पर जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ अंगूठे के निशान लगाते जाओ, नहीं तो वे उन्हें मारकर वहीं घर के अंदर गाड़ देंगे और गांव के लोगों को इस बारे में कोई सूचना भी नहीं मिलेगी। हरिहर काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई। जब हरिहर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी मदद के लिए गांव वालों को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। उनके भाइयों को ध्यान आया कि उन्हें हरिहर काका का मुंह पहले ही बंद करना चाहिए था, यानी अब हरिहर काका के भाइयों ने भी अपना वास्तविक रूप दिखाना शुरू कर दिया था और हरिहर काका के भाइयों ने भी जैसा महंत ने उनके साथ व्यवहार किया वैसा ही इन्होंने भी उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। फिर घर के अंदर से हरिहर काका को इतनी बुरी हालत में हासिल किया गया जितनी बुरी हालत में उन्हें ठाकुरबाड़ी में भी नहीं हुआ था। तो मतलब अब उन्हीं के अपने घर में अपने भाइयों से पुलिस द्वारा बाहर निकाला गया और ठाकुरबाड़ी में भी इतना बुरा उनके साथ नहीं किया गया था जितना कि भाइयों ने उनके साथ किया, यानी उनके साथ मार पिटाई की और उन्हें ज़बरदस्ती कागज़ों पर साइन करने के या अंगूठा के निशान लगाने के लिए उन्हें मजबूर किया। हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है, ज़बरदस्ती बहुत से कागज़ों पर अंगूठे के निशान ले लिए हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा है। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे थे। उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस के जवान मिले थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए थे। अब बच्चों यहाँ पर यह भी बता दें कि जो यहाँ पर उनके लिए सुरक्षा के जवान रखे गए थे वो भी भाइयों और महंत ने काफ़ी कोशिश करके अपने ही जवान रखने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि उनकी तरफ से सुरक्षा रहेगी तो हरिहर काका की हर एक्टिविटी पर उनकी नज़र रहेगी, हरिहर काका कब कहाँ जा रहे हैं उनका ध्यान रहेगा और संपत्ति किसके नाम करें ये सब पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरिहर काका अपने घर से अलग रहने लगे और उनके जो जवान उनकी सुरक्षा के लिए रखे गए थे वो भी जैसे अब मौज मस्ती कर रहे थे, क्योंकि हरिहर काका की संपत्ति के नाम पर उनका भोजन पानी चल रहा था। और ऐसे में बहुत से लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की, यानी जैसे गांव के नेता आकर कहने लगे कि यहाँ पर अपनी ज़मीन पर कन्या विद्यालय खोल दो तो आपको बहुत मतलब एक तरह से आपका उपकार होगा, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। उधर ठाकुरबाड़ी के महंत ने कहा था कि अगर आप ठाकुरबाड़ी के नाम ज़मीन जायदाद कर देंगे तो आपको मरने के पश्चात भी लोग याद रखेंगे, आप अमर हो जाएंगे, आपको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इधर भाइयों ने कहा कि आप हमारे नाम ज़मीन कर दें तो ये अपना खून है, आपके जो है ज़मीन जायदाद अपनी चीज़ अपने ही घर में रहेगी। तो इस तरह से सभी लोगों ने जैसे कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश की, पर हरिहर काका पूरी तरह से टूट चुके थे, वास्तविकता से वाकिफ़ हो चुके थे और उन्होंने ये सही फैसला लिया कि वो जीते जी कभी ऐसा नहीं होने देंगे। तो वो पुलिस के जवानों के साथ अब अपना अलग रहने लगे और पुलिस के जवान भी हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती करने लगे और तर माल खाने लगे, यानी अपने भोजन पानी की उनकी चिंता दूर हो गई। तो जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास, अर्थात हरिहर काका के पास धन था लेकिन उनके लिए अब उसका कोई महत्व नहीं था और पुलिस वाले बिना किसी कारण से हरिहर काका के धन में मौज कर रहे थे। अब तक जो नहीं खाया था दोनों वक्त उसका भोग लगा रहे थे। तो बच्चों ये जो पूरी कहानी है कि हरिहर काका किस तरह से अपनों से ही छले गए, ये आज के समाज में बुजुर्गों की स्थिति पर एक तरह से व्यंग करती है। ये कहानी आज हमारे समाज में भी बुजुर्गों की यही स्थिति है, अपनों द्वारा ठुकराए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। और बहुत से बुज़ुर्ग जो हैं वो कई बार ऐसे ही दम तोड़ देते हैं, अपनों को इस तरह से बदलते देख वो अपना जीने की इच्छा छोड़ देते हैं। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें समाज में बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनका सेवा सत्कार करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। अगर वो रोगी हैं तो उनके रोग को दूर करने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए और जितना हो सके बुज़ुर्गों को सम्मान देना चाहिए।
तो यहाँ पर लेखक जो हैं वो हरिहर काका के प्रति पूरी तरह सम्मान का भाव रखते थे और उनके मन के भाव को समझते थे। तो इस कहानी का आरंभ जहाँ पर लेखक की सोच से होता है कि लेखक हरिहर काका को मौन देखते हैं और वो चिंता में पड़ जाते हैं कि हरिहर काका तो कभी भी ऐसे मौन नहीं रहते थे, और फिर एक तरह से फ्लैशबैक में कहानी आरंभ होती है कि किस तरह से हरिहर काका के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से वो मौन हो गए थे। तो बच्चों ये एक कहानी है, इसमें आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यदि आप के घर में आपके बुज़ुर्ग हों, दादा दादी हों, तो आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, आपको उनको जीवन में खुशी देने के लिए कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उन्हें रखना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि गांव वाले जो 2 हिस्सों में बंट गए थे, तो एक हिस्सा, एक जो भाग था वो भाइयों के पक्ष में था। उन्हें लगता था कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन जायदाद अपने ही खून में देनी चाहिए, अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। और दूसरा जो था वो ठाकुरबाड़ी के पक्ष में थे, क्योंकि वो लोग ठाकुरबाड़ी में जो मुफ्त का खाना खाते थे, जो वहाँ पर भोग लगता था, जो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ता था, वो सब उनके हिस्से आता था। तो इसलिए वो ठाकुरबाड़ी के पक्ष में थे कि नहीं, हरिहर काका को अपनी ज़मीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, इससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अगर आपके समक्ष भी इस तरह के 2 पक्ष खड़े हों तो आप किसका पक्ष लेना चाहेंगे और क्यों? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर यह है कि जो हरिहर काका हैं वो अनपढ़ होते हुए भी किस तरह से निर्णय लेने में सक्षम हुए कि वो अपनी ज़मीन जायदाद जीते जी किसी को नहीं देंगे, और ऐसा उनके जीवन में या उनके गांव में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से उन्हें ये सबक मिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यदि आपके सामने किसी ऐसे बुज़ुर्ग को, आप पीड़ित बुज़ुर्ग को देखें, तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे, या आपको उसके उस समय क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या उनकी किस तरह से सहायता आप कर सकते हैं, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यदि आप मीडिया कर्मी हैं और आपको इस तरह का कोई घटना मिलती है या इस तरह के कोई कॉल आती है कि कहीं पर किसी बुज़ुर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो आप एक मीडिया कर्मी के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। तो इस तरह से आपके मॉरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसका कंटेंट यहीं से होगा, उसके जो विषय वस्तु है वो इस पार्ट से ही होगी। प्रश्न की एक फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, प्रश्न की भाषा बदल सकती है। अब हम कुछ संक्षिप्त प्रश्न देख लेते हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे या पता होने चाहिए इस पाठ के आधार पर। तो जैसे पहला प्रश्न है, हरिहर काका कितने भाई थे और प्रत्येक के हिस्से कितना बीघा ज़मीन थी। मैंने आपको बताया कि हरिहर काका 4 भाई थे और प्रत्येक के हिस्से 15 बीघा ज़मीन थी, क्योंकि कुल मिलाकर उनके पास 60 बीघा ज़मीन थी। तो 15 × 4 60 हो जाता है। हरिहर काका के साथ लेखक के कैसे संबंध थे? तो हरिहर काका के साथ लेखक के पिता पुत्र जैसे संबंध थे। हरिहर काका ने सबसे बात करनी बंद क्यों कर दी थी? हरिहर काका ने सबसे बात करनी बंद इसलिए कर दी थी क्योंकि उन्हें अपने भाइयों के व्यवहार और महंत और उसके लोगों के व्यवहार से बहुत ही एक तरह से दुख पहुंचा था। वे आहत हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सबसे बात करनी बंद कर दी थी। ठाकुरबाड़ी की स्थापना कैसे हुई थी? मैंने आप लोगों को बताया कि ठाकुरबाड़ी बहुत ही एक छोटा सा एक स्थान था, लेकिन जब बाहर से कोई महंत वहाँ घूमते हुए आए, उन्होंने वहाँ पर अपना डेरा जमा लिया और रोज़ सुबह पूजा पाठ करने लगे। तो ऐसे गांव वालों की श्रद्धा भी उनके प्रति जागी और धीरे धीरे गांव वालों के सहयोग से ठाकुरबाड़ी की स्थापना हुई। ठाकुरबाड़ी जाने से पूर्व हरिहर काका के भाइयों की पत्नियों का उनके प्रति कैसा व्यवहार था? तो ठाकुरबाड़ी जाने से पहले हरिहर काका के भाइयों की पत्नियों का उनके प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार था। वो उनका स्वागत सत्कार करती थी, आदर सत्कार करती थी, उन्हें समय पर भोजन देती थी। लेकिन एक दिन जब उनके भतीजा अपने दोस्त के साथ आए और हरिहर काका को पकवान खाने को नहीं मिले, तब हरिहर काका क्रोध में वहाँ से निकल गए थे और महंत उन्हें ठाकुरबाड़ी ले गया था। तो ठाकुरबाड़ी से लौटने के बाद हरिहर काका के भाइयों की पत्नियों का हरिहर काका के प्रति व्यवहार में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? तो ये, हाँ, पहले वाले प्रश्न में ये भी कह सकते हैं कि ठाकुरबाड़ी जाने से पूर्व हरिहर काका के भाइयों का पत्नियों के उनके प्रति कैसा व्यवहार था। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अच्छा व्यवहार नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनको रूखा सूखा भोजन दिया था। वो पकवान खाना चाहते थे, उन्होंने वो पकवान न देकर रूखा सूखा भोजन दिया था।
दूसरा प्रश्न है, ठाकुरबाड़ी से लौटने के बाद हरिहर काका के भाइयों की पत्नियों का हरिहर काका के प्रति व्यवहार में क्या परिवर्तन दिखाई दिया। तो वही है कि भाइयों ने जब अपनी पत्नियों को समझा दिया था कि हरिहर काका के प्रति अच्छा व्यवहार करना है, उन्हें समय पर भोजन देना है, उनके बिस्तर आदि की व्यवस्था अच्छे से करनी है, तो पत्नियों का व्यवहार भी उनके प्रति अच्छा दिखाई दिया। हरिहर काका की अपने परिवार के प्रति मोह भंग होने की शुरुआत कब हुई। बच्चों, मोह भंग का अर्थ यह है कि हरिहर काका का अपने परिवार से मोह कब टूटना शुरू हुआ। यानी पहले तक तो ये सोचते थे मेरा परिवार है, मेरे भाइयों का परिवार है, मेरे अपनों का परिवार है, लेकिन जब उनके साथ वो घटना घटी कि उन्हें पकवान देने के बजाय रूखा सूखा भोजन दिया गया, उनकी देखभाल नहीं की गई, तब वहाँ से उनका अपने परिवार के प्रति मोह भंग होना शुरू हो गया था। हरिहर काका के परिवार का स्वरूप कैसा था। तो हरिहर काका के परिवार का स्वरूप जो है वो बहुत, एक तरह से पहले तो एक अच्छा था स्वरूप में। वैसे अगर हम कहें तो ये ढांचा है कि कितना बड़ा था, कैसा था, तो हरिहर काका का के परिवार का स्वरूप जो था वो एक संयुक्त परिवार के रूप में था। सब मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर हरिहर काका अपने तीनों भाई, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चों के साथ मिलकर रहते थे और वो एक संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे। जबरन का अर्थ है जबरदस्ती। तो हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुरबाड़ी के महंत और उनके पुजारी थे। उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। उन्होंने उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, उनके हाथ पांव बांध दिए, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और ज़बरदस्ती उनसे कोरे कागज पर अंगूठी के निशान ले लिए। हरिहर काका के भाई हरिहर काका से क्या चाहते थे। तो हरिहर काका के भाई हरिहर काका से उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद चाहते थे। तो बच्चों, ये तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आधार पर आपको पाठ पूरा याद होगा, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको हरिहर काका पाठ पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसके आधार पर आपसे किसी तरह के भी प्रश्न यदि पूछे जाएँ तो आप उनके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों, बस ये आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मैं जल्दी ही नया वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।